हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। और आज हम लोग क्लास 12th के बारे में कुछ पढ़ेंगे। क्लास 12th के कुछ एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है क्या, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये किस क्लास में आता है? क्लास 12th में आता है। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले उसके पहले ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंश को जन्म देता है। क्या? प्रोसेस of giving birth to young ones। मगर ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, यंग वंस को जन्म देने का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रिप्रोडक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है? सवाल ये भी खड़ा होगा कि ठीक है वी डू रिप्रोडक्शन, हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, बट हम रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं? ये भी चीज़ तो सोचने वाली है। तो रिप्रोडक्शन हम हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इसलिए करता है ताकि वो अपने स्पेसीज को कंटिन्यू कर सके, टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस or to continue its species। species का मतलब होता है क्या? क्या होता है? प्रजाति। जैसे कि हम इंसानों की एक प्रजाति होती है ना। यार हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, तो हर शिकार दीर्घिकार के माइंड मत करना, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। चलो, रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंश को जन्म देता है। और रिप्रोडक्शन ज़रूरत क्यों है? ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सके, अपने अस्तित्व को बना सके, या फिर अपने प्रजाति को कंटिन्यू कर सके, आगे बढ़ा सके। यानी कि देखिए, हम इंसान हैं, अगर हम इंसान से रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब सारे ह्यूमंस मर जाएंगे, तो इंसान की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी कि नहीं? विलुप्त हो जाएंगे, हम लोग नहीं बचेंगे इस धरती पे। तो एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि वो अपने प्रजाति को के एग्जिस्टेंस को बचा के रख सके। ठीक है, अब देखिए ठीक है, वाई इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन? वेट, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो देखिए, इन दोनों के बीच में हम लोग पढ़ते हैं, पहले इन दोनों के बारे में, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या? इन्वॉल्वमेंट of male and female gamete occurs। इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों की आवश्यकता है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मगर इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है? एसेक्सुअल जस्ट इसका अपोजिट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो नीड ऑफ
इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, गैमेट्स, यानी कि इसमें मेल या फीमेल गैमेट के दोनों गैमेट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक, या तो मेल या तो फीमेल, दोनों में से कोई भी एक अपने यंग नेक्स्ट जनरेशन को ला सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों ही आए, मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता यहाँ नहीं है। दोनों में से कोई एक भी अपने अगली जनरेशन को ये सेक्सुअल मेथड में ले आता है, मगर सेक्सुअल में दोनों के दोनों की ज़रूरत है हमें। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यहाँ पे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के दोनों चाहिए, मगर इसमें आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल इज कैपेबल टू गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। अब हम लोग चालू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम फटाक से, तुरंत। चलिए, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब मेरे को एक चीज़ का जवाब दीजिए आप लोग। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते चलेंगे। चलिए अब देखिए, अब जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आप लोग मेरे को जवाब दीजिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है? जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, इट्स सेक्सुअल, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड। क्या इसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं? अब एक और चीज़ जान लीजिए, कुछ बेसिक है। जैसे कि मेल का जो सेक्स गैमेट है, सेक्स गैमेट है उसका, मेल के सेक्स गैमेट को हम लोग कहते हैं स्पर्म, एंड फीमेल के सेक्स गैमेट को हम लोग कहते हैं क्या? ओवा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को, ठीक है। चलिए आइए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा आप लोग, जल्दी। चलिए अब देखिए, अब एक सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि ठीक है, हम लोग मेल के बारे में पढ़ लेंगे, मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में उसके, मगर एक चीज़ का हमको जवाब आप लोग पहले ये दे दीजिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? क्या कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ये दोनों के बारे में मुझे बताइए, कोई बता सकता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो देखिए, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना, एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें कि सेक्स गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन ऑकर, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, या तो स्पर्म
या फिर ओवा, ये जो स्पर्म और ओवा मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं, जो ये सेक्सुअल सेक्स गैमेट्स हैं, ये दोनों जो जहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्पर्म या ओवा का, उस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि उस गैमेट को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, क्या, हेल्प्स इन गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, तो जल्दी से एकदम फटाक से चलिए ले लिया आप लोगों ने। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, वैसे सेक्स ऑर्गन्स, वैसे ऑर्गन्स जो कि गैमेट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी वो ऑर्गन्स जो कि गैमेट्स को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। तो चलिए आइए, ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ ली। अब एक चीज़ बताइए कि बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में होता है तो वो बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? आप लोग जवाब देंगे क्या, क्या जवाब देंगे? XY क्रोमोसोम का लफड़ा है, बिल्कुल है। उसके अलावा एक और लफड़ा हो जाता है, क्या, एक और लफड़ा। तो देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में जो बच्चा माँ के गर्भ में है, ध्यान से सुनिए, जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसमें दो तरीके के डक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय उस बच्चे के अंदर दो डक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा डक्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2 ducts are formed in the चाइल्ड बोल दीजिए आप, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस बच्चे के अंदर 2 डक्ट फॉर्मेशन होते हैं। तो देखिए कौन सा, पहला डक्ट होता है क्या, म्यूलेरियन डक्ट। पहला डक्ट कौन सा है, म्यूलेरियन। और दूसरा डक्ट है बउआ क्या, वुल्फियन डक्ट। दूसरा डक्ट क्या है, वुल्फियन डक्ट। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, बच्चा माँ के गर्भ में है, उस बच्चे के अंदर कितने डक्ट होते हैं, 2 डक्ट होता है। कौन सा, म्यूलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर उस बच्चे में म्यूलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ, क्या, अगर उस बच्चे में म्यूलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ तो वो बेबी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और अगर उस बच्चे के वुल्फियन डक्ट में अगर डेवलपमेंट हुआ, वुल्फियन डक्ट का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो वो बच्चा हो जाएगा क्या, मेल। ध्यान से सुनिए, उस बच्चे में दोनों डक्ट होगा। जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसके अंदर ये दोनों डक्ट होता है, म्यूलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट, दोनों का दोनों डक्ट होता है। मगर बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा वो इन दोनों डक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर होता है। अगर ये म्यूलेरियन डक्ट ज़्यादा फॉर्मेशन करेगा तो वो बेबी फीमेल हो जाएगी। अगर उस बेबी के अंदर का वुल्फियन डक्ट ज़्यादा डेवलप हुआ तो वो बेबी मेल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये इसको याद करने का तरीका है। तो अगर ये एम है ना, एम से क्या होता है, महिला। महिला यानी कि क्या, फीमेल, सिंपल। ठीक है, म्यूलेरियन डक्ट किस में डेवलप हो जाएगा, अगर म्यूलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ तो बच्चा क्या होगा, फीमेल। और अगर वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, मेल। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर है ना। अब आइए हम लोग कुछ चीज़ों को और देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। वैसे मैं ये नोट्स PDF में जो दूंगा उसमें ये मैं दे दिया हूँ। चलिए, अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर सुनिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, तो कुछ बेसिक चीज़, एक और चीज़ जान लीजिए
कि ये जो आपका टेस्टिस है, सपोज करिए क्या है ये एक आपका क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस जो होता है ना, ये ऐसे स्क्रोटल सैक के अंदर होता है। ये दोनों क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। और ये टेस्टिस किसके अंदर है, ये क्या है, स्क्रोटल सैक है। ये क्या है, स्क्रोटल सैक। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो टेस्टिस जो होता है ना, वो स्क्रोटल सैक में होता है, और स्क्रोटल सैक जो होता है, ठीक है ना, वो आपके बॉडी से थोड़ा सा नीचे की ओर होता है, बिलो योर व्हाट, एब्डोमेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब सुनिए मेरी बात कि अगर बेबी जो होगा माँ के गर्भ में वो मेल बनने वाला होगा तो कौन सा डक्ट डेवलप होगा, वुल्फियन डक्ट। अब मेरी बात सुनिए, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा भैया, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो प्रेगनेंसी के 7th वीक में, क्या 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये वुल्फियन डक्ट डेवलप होना चालू होता है। क्या होता है, 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी वुल्फियन डक्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है ये, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, उसकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो उसके 7th मंथ में 7th वीक में, 7वें हफ्ते में ये वुल्फियन डक्ट क्या होता है, डेवलप होना चालू होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया आप लोगों ने, चलिए। तो मैंने अभी क्या बताया, ये वुल्फियन डक्ट कब डेवलप होता है, प्रेगनेंसी के 7th वीक में। अब देखिए, अब ये 7th वीक में डेवलप होना चालू होता है, और डेवलप होते होते ये वुल्फियन डक्ट किस में डेवलप हो जाता है, टेस्टिस में। क्या हुआ, ये वुल्फियन डक्ट किस में डेवलप हो गया, टेस्टिस में। अब देखिए, अब देखिए, वुल्फियन डक्ट टेस्टिस में तो डेवलप हो गया, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने कहाँ बताया था टेस्टिस कहाँ होता है, स्क्रोटल सैक में, और स्क्रोटल सैक बाबू कहाँ होता है, एब्डोमेन के नीचे की ओर, थोड़ा सा नीचे होता है, एब्डोमेन से नीचे की ओर झुका हुआ होता है, नीचे की ओर निकला हुआ होता है स्क्रोटल सैक। अब ध्यान से सुनिए, अभी तो टेस्टिस अंदर ही है, तो देखिए, अब देखिए, अब ये जो टेस्टिस में डेवलप हुआ है, तो अब ये टेस्टिस जो होगा ना, ये स्क्रोटल सैक में आता है, कम्स इनटू स्क्रोटल सैक। और कब आता है, इन द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए अब देखिए मेरी बात, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। वुल्फियन डक्ट किस में डेवलप होता है, टेस्टिस में। वुल्फियन डक्ट कब स्टार्ट होने लगता है डेवलप करना, 7वें महीने में, ठीक है। अब वो वुल्फियन डक्ट जब टेस्टिस में डेवलप हो गया, तो वो टेस्टिस तो होता कहाँ पे है, स्क्रोटल सैक में, ठीक है। तो वो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आता कब है, 7वें महीने में प्रेगनेंसी के, ठीक है। अब ये पूछिएगा कि स्क्रोटल सैक जो है, ये स्क्रोटल सैक बॉडी के बाहर क्यों होता है लटका हुआ, क्योंकि बिकॉज इट नीड्स 2 डिग्री लेस टेम्परेचर देन बॉडी। यानी कि इस स्क्रोटल सैक में बिकॉज इट हैज़ 2 डिग्री लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपकी बॉडी का जितना तापमान होता है ना, उससे 2 डिग्री कम तापमान होता है आपके स्क्रोटल सैक में। तो आज के लेक्चर के लिए गाइस इतना काफ़ी है दोस्तों, और हम लोग जल्दी मिलेंगे 12th के लेक्चर के साथ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा तो हम लोग दोबारा जल्दी फिर से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।